पिछले एपिसोड में आपने देखा रामेश्वर चार्ल्स की हवेली जाता है और चार्ल्स उसे एक जंगल की ओर ले जाता है जहां पर 3 लोग रहस्यमयी तरीके से मारे जाते हैं और चार्ल्स वहां से भाग जाता है। सिमरन को तान्या बताती है कि कल आर्यन ने सुंदरवन घूमने का प्रोग्राम बनाया है। अब आगे। तान्या सिमरन की बहुत गहरी दोस्त थी। सिमरन के पापा बहुत बड़े बिजनेसमैन थे। सिमरन मुंबई में पढ़ाई कर रही थी और उसने हॉस्टल में रहने की बजाय अपने लिए खुद का बंगला खरीदना ज्यादा पसंद किया। सिमरन के पास पैसे की कोई कमी नहीं थी। कॉलेज में ही उसकी दोस्ती तान्या से हुई। सिमरन से मिलने से पहले तान्या हॉस्टल में रहती थी, मगर सिमरन के बहुत ज्यादा जिद करने पर तान्या सिमरन के साथ उसके बंगले में रहने लगी। अगले दिन आर्यन अजय के साथ सिमरन के बंगले पर पहुंच गया। आर्यन को देखकर सिमरन खुश हो गई। आर्यन भी एक बिजनेसमैन था। सिमरन, तान्या ने मुझे बताया कि कल रात तुमने फिर से वही सपना देखा। ये तान्या भी ना जरा सी बात फोन करके तुम्हें बता देती है। मेरी समझ में ये नहीं आता कि ये मेरी दोस्त है या तुम्हारी जासूस। चिंता मत करो, जिस जगह पर हम घूमने जा रहे हैं ना, वहाँ तुम्हारे ये बुरे और डरावने सपने खत्म हो जाएंगे। तुमने पैकिंग तो कर ली है ना? ये सुबह से पैकिंग करके ही बैठी हुई है। 1 मिनट तान्या, क्या तुम हमारे साथ नहीं चल रही? मैं तुम दोनों के साथ जाकर क्या करूंगी? ये क्या तान्या, तुम्हें हमारे साथ चलना ही होगा। इतना बोलकर सिमरन आंख मारते हुए तान्या से बोली, और फिर हमारे साथ अजय भी तो चल रहा है ना। अगर मैं साथ चल रही हूँ तो कहीं गलती से भी कुछ उल्टा सीधा मत समझ बैठना। हाँ, मुझे पता है तुम मुझे घास नहीं डालती और शायद कभी डालोगी भी नहीं। वो सब एक बड़ी सी लग्जरी कार के अंदर बैठ गए। आर्यन तेजी से गाड़ी ड्राइव करने लगा। करीब 13 घंटे के बाद वो सब सुंदरवन की एक बड़ी सी हवेली के सामने खड़े हुए थे। वो हवेली जंगल के चारों ओर से घिरी हुई थी, जहां चारों ओर अजीब सा सन्नाटा फैला हुआ था। सिमरन उस हवेली को आंखें फाड़ फाड़ कर देखने लगी। हवेली के गेट पर एक दुबला पतला सा लड़का खड़ा शायद उन सब का ही इंतजार कर रहा था। उस लड़के का नाम अंबे था। वो दौड़ता हुआ आर्यन की ओर आ गया। मैं इस हवेली का सरकारी केयर टेकर हूँ, आइए आप लोग अंदर आइए। तभी वहां पर किसी स्त्री की अजीब सी दिल दहला देने वाली भारी आवाज सन्नाटे को चीर गई। उस आवाज को सुनकर सभी के चेहरे दहशत से पीले पड़ गए। ये कैसी आवाज थी? अरे ये जंगल का इलाका है ना, किसी जंगली जानवर की आवाज होगी। अंबे उन सबको तुरंत हवेली के अंदर लेकर गया और हवेली का गेट बंद कर दिया। क्या आप सबके लिए खाना लगाऊं? नहीं, हम कार में खाते पीते ही आ रहे हैं। 13 घंटे के सफर के बाद अब शरीर में बहुत थकान महसूस होने लगी है। सिमरन उस हवेली को आंखें फाड़ फाड़ कर देखे जा रही थी। उसकी आंखों में खौफ के साए लहरा रहे थे। क्या हुआ तुम्हें? मुझे लगा था तुमने किसी होटल की बुकिंग करवा रखी होगी, लेकिन ये तो बहुत पुरानी बनी हुई हवेली है। तुम यकीन नहीं करोगे आर्यन, यही हवेली मुझे सपने में दिखाई देती है। सिमरन की बात पर आर्यन जोर जोर से हंसते हुए बोला, सिमरन, तुम्हें पता है कि इस हवेली का इतिहास तुम्हारे परिवार से जुड़ा हुआ है। वैसे तो ये सरकारी प्रॉपर्टी है, लेकिन ऊंचे कॉन्ट्रैक्ट के जरिए मुझे यहाँ पर कुछ दिन के लिए रहने की इजाजत मिल गई। चिंता मत करो, सुबह यही हवेली और सुंदरवन तुम्हें बेहद सुंदर दिखाई देने लगेगा। अंबे ने उन चारों के कमरे तैयार कर दिए। वो चारों अलग अलग रूम में शिफ्ट हो गए। सिमरन भले ही नए जमाने की लड़की थी, मगर उसके ख्यालात अभी भी पुराने जमाने के थे। उसने आर्यन से साफ साफ बोल रखा था कि शादी से पहले वो उसके शरीर को टच नहीं कर सकता। कभी कभी सिमरन नींद की गोलियां भी इस्तेमाल करती थी। सिमरन नींद की गोलियां खाकर अपने बेडरूम में गहरी नींद में सो गई। अजय और तान्या खर्राटे लेने लगे, मगर आर्यन को पता नहीं क्यों नींद ही नहीं आ रही थी। तभी अचानक आर्यन को ऐसा महसूस हुआ जैसे कि कमरे के बाहर कोई टहल रहा हो। आर्यन उठकर कमरे के बाहर आ गया, मगर जैसे ही उसकी नजर फर्श पर पड़ी, उसकी हैरत की इंतहा नहीं रही। उसने देखा फर्श पर एक बेहद लंबे और चौड़े किसी स्त्री के पांव के निशान बने हुए थे।
जैसे कोई जंगल से चलकर आया हो। आर्यन उन पांवों के निशान का पीछा करते करते एक कमरे तक पहुंच गया। उस कमरे के अंदर से मधुर संगीत की आवाजें आ रही थी, जैसे कि कोई पियानो बजा रहा हो। कमरे का दरवाजा हल्का सा खोला हुआ था और वो पांवों के निशान उसी कमरे के पास जाकर खत्म हो रहे थे। आर्यन ने हिम्मत करके जैसे ही उस दरवाजे को खोला, कमरे का नजारा देखकर वो सोच में पड़ गया। उस कमरे की लाइट्स ऑन थी और उसके सामने एक बेहद सुंदर दिखने वाली लड़की पियानो बजा रही थी। कौन हो तुम? मेरा नाम आर्यन है। मैं अपने दोस्तों के साथ यहाँ पर ठहरा हूँ, लेकिन तुम कौन हो? तभी उस सुंदर लड़की का कद देखते ही देखते बड़ा होने लगा। आर्यन की आंखें दहशत से फटी की फटी रह गई। उसके सामने एक बेहद भयानक दिखने वाली बला बैठी हुई थी, जिसका कद कम से कम 20 फीट लंबा था। उसका चेहरा उसके घने बालों से छुपा हुआ था। वो अचानक एक काला धुआं बनकर उड़ गई। देखते ही देखते वह सुंदर कमरा एक खंडहर में बदल गया। तभी अचानक आर्यन का सर घूमने लगा। वह बेहोशी की गहराइयों में समा गया। अगली सुबह आर्यन की आंख किसी के उसके कमरे का दरवाजा खटखटाने पर खुली। उसने देखा वो अपने बेडरूम में लेटा हुआ था। आर्यन को रात की घटना याद थी। उसका सर अभी भी चकरा रहा था। आर्यन ने लड़खड़ाते हुए कदमों से दरवाजा खोला। सामने अंबे चाय लिए हुए खड़ा था। आर्यन का पीला चेहरा देखकर अंबे आर्यन को घूरते हुए बोला, आपका चेहरा क्यों उतरा हुआ है साहब? पता नहीं अंबे, कल रात मैंने एक भयानक सपना देखा। उस सपने में आपने शायद कमरे के बाहर किसी स्त्री के लंबे चौड़े पांवों के निशान देखे होंगे और आप पीछा करते करते एक रहस्यमयी कमरे की ओर चले गए होंगे और उस रहस्यमयी कमरे में आपने कुछ ऐसा देखा कि आप बेहोश हो गए। अंबे की बात सुनकर आर्यन का सर चकरा गया। तुम्हें कैसे पता? आर्यन की बात सुनकर अंबे चाय की ट्रे टेबल पर रखते हुए आर्यन के करीब आकर बहुत आहिस्ता से बोला, आपको उसे नहीं देखना चाहिए था साहब। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? अगर मैं बकवास कर रहा हूँ तो बताइए, मुझे कैसे पता कि आपने रात में क्या देखा? अंबे की बात सुनकर आर्यन गहरी सोच में पड़ गया। उसे अंबे की बातों में सच्चाई नजर आने लगी। आर्यन कुछ सोचते हुए अंबे की ओर देखकर बोला, देखो अंबे, मेरी गर्लफ्रेंड पहले से ही डरी हुई रहती है और इस हवेली का कनेक्शन वैसे भी उसके पुरखों से है। प्लीज तुम उन तीनों से इस घटना का जिक्र मत करना। मुझे सुबह सुबह अपने गांव जाना होता है साहब। यहाँ से कुछ किलोमीटर दूर मेरा गांव है। अगर आप चाहो तो मेरे साथ चल सकते हो, आपको थोड़ा सही महसूस होगा। आर्यन जानता था कि उसके तीनों दोस्त दोपहर से पहले नहीं उठने वाले। ठीक है, शायद मुझे इस वक्त ताज़ी हवा की ज़रूरत है। अंबे आर्यन की कार की ड्राइविंग सीट के बगल में बैठ गया और आर्यन कार ड्राइव करने लगा। आर्यन ने देखा कि जंगल में भयंकर कोहरा छाया हुआ था। कुछ दूर गाड़ी चलने के बाद अंबे ने आर्यन को गाड़ी दाएं तरफ मोड़ने का इशारा किया, जो कि एक रास्ता कच्चा था, मगर आर्यन गाड़ी चलाने में एक्सपर्ट था। आर्यन उस रास्ते पर आधे घंटे गाड़ी चलाता रहा। अंबे के गांव पहुंचकर आर्यन ने देखा कि गांव में अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था। आर्यन को वहां सभी के चेहरे बेहद डरे हुए से नजर आ रहे थे। एक बात आर्यन को जो बहुत ही अजीब लगी कि उसे गांव के सभी लोग अपने गले में बहुत छोटी मिट्टी की मटकियां टांगे हुए फिर रहे थे। उन मटकियों में से धुआं निकल रहा था और उस धुएं से निकली हुई दुर्गंध आर्यन को बहुत परेशान कर रही थी। आर्यन अपनी नाक में रुमाल रखते हुए अंबे से बोला, ये कैसी दुर्गंध है? साहब, ये दुर्गंध नहीं बल्कि सुगंध है, लेकिन आपको ये सुगंध ही नहीं महसूस होगी।
आप इस सुगंध को नहीं सूंघ सकते हैं क्योंकि आपके ऊपर उसका साया पड़ चुका है। अब तो भगवान ही आप सबकी जान बचा सकता है। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? क्या कहना चाहते हो तुम? मैं अभी और इसी वक्त अपने दोस्तों को लेकर इस मनहूस जगह से चला जाऊंगा। शायद यहाँ आना मेरी सबसे बड़ी गलती थी। तभी आर्यन के कानों में किसी बूढ़ी औरत की भारी आवाज टकराई। तू कहीं नहीं जा सकता, उसने तुझे सूंघ लिया है। तूने उसे और उसने तुझे देख लिया है। आर्यन ने जैसे ही पलट कर देखा तो उसके सामने एक बूढ़ी स्त्री जिसने अपने गले में वही छोटी सी मटकी टांग रखी थी आर्यन को घूर रही थी। क्या कहना चाहती हैं आप? मैंने किसे देख लिया है? वो बूढ़ी औरत आर्यन के बेहद नजदीक आकर उसके कान में बेहद भारी आवाज में बोली, पिछल पैरी। क्या आर्यन ने जो देखा था वो सपना था या हकीकत थी? अंबे को कैसे पता कि आर्यन को क्या दिखाई दिया था? क्या आर्यन इस बला का सामना कर पाएगा? क्या वो अपने दोस्तों को बचा पाएगा? ये सब जानने के लिए बने रहे इसके तीसरे और अंतिम एपिसोड में।